हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टडी क्लास बाय एएच में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया का क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट। तो इसमें कुछ पार्ट हमने पढ़ा दिया है, वो आप हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, पहला हेडिंग इसमें है नेशनल रिसोर्सेज का। इस नेशनल रिसोर्सेज का देखिए, टेक्निकली कहा जा सकता है कि जितने भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो नेशनल रिसोर्सेज के तहत आते हैं। किसके तहत आते हैं? नेशनल रिसोर्सेज के तहत आते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री में, जैसे एक कंट्री मान लीजिए ये है, इस कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे वो उस कंट्री के क्या कहलाएंगे? नेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, ये अपना क्या है, मान लीजिए मैं एक मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है अच्छा ना बने। मान लीजिए ये अपना भारत है, ठीक है। भारत का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये इतना हिस्सा ले सकते हैं। ये तीन तरफ क्या है? सागर से घिरा हुआ है, यानी तीन तरफ पानियों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। तो ये जो जो भी लैंड का तीन हिस्सा पानियों से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेनिनसुला कहते हैं। हम लोग उसको पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, एक लैंड का चारों तरफ का एरिया पानी से घिरा हो तो वो क्या कहलाएगा? जैसे मान लीजिए ये एक लैंड है, ये लैंड हो गया। ये लैंड का चारों तरफ का एरिया पानी से घिरा हुआ है, तो इसको क्या कहलाएंगे हम लोग? द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? द्वीप कहेंगे या आइलैंड कहेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ें समझनी थी। जैसे एक पर्टिकुलर लैंड के तहत एक कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेशनल रिसोर्सेज के तहत आते हैं। और उस पर पूरा राष्ट्रीय यानी एक राष्ट्र का पूरा, एक देश का पूरा अधिकार होता है। फिर हम लोग उसमें देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक अपना ये जो भारत है, ये भारत का क्या है? साउथ एरिया है। साउथ का एरिया है। ये साउथ के एरिया से ये जो कोस्ट है ना, ये आप कोस्ट लाइन देख रहे हैं, ये कोस्ट लाइन है। ये कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल मील तक, मान लीजिए यहाँ तक अगर 12 नॉटिकल मील पड़ता है, 12 नॉटिकल मील पड़ता है। देखिए, समुद्री दूरी को हम लोग नॉटिकल मील से क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। तो 12 नॉटिकल मील तक जितने भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे समुद्र में वो क्या कहलाएंगे? उस कंट्री के रिसोर्सेज कहलाएंगे। या फिर आप एग्जांपल में समझ सकते हैं, जैसे ये भारत का है, साउथ का एरिया है, ठीक है, दक्षिण का पार्ट है। दक्षिण के पार्ट, साउथ के पार्ट में एक कोस्ट एरिया है, जो लाइन आपको देख रहे हैं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये कोस्टल एरिया इसको हम लोग कहते हैं। ये कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल मील तक जितने भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? नेशनल रिसोर्सेज के तहत अंदर वो आते हैं। और इसको हम लोग 12 नॉटिकल मील कह सकते हैं, या फिर 22.2 किलोमीटर भी कह सकते हैं। डन। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिस पे एक पर्टिकुलर कंट्री का पहले तो अधिकार होता नहीं है। जैसे हम लोग एग्जांपल में लेते हैं, उसी तरह ये इंडिया का कोस्टल एरिया है, साउथ का। ये इंडिया का साउथ का कोस्टल एरिया है, और 12 नॉटिकल मील तक जो भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे वो क्या किसके पाएंगे? नेशनल रिसोर्सेज के तक आएंगे, इंडिया के यानी भारत के रिसोर्सेज होंगे। फिर 12 नॉटिकल मील से 12 नॉटिकल माइल्स से 200 नॉटिकल मील तक, कहाँ तक? 1200 नॉटिकल मील तक जो रिसोर्सेज पाए जाएंगे वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो 12 नॉटिकल मील के बाद जो 200 नॉटिकल मील तक जितने एरिया के जितने भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो कहाँ पे आते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। तो इस एरिया में अगर आपको रिसोर्सेज यूज करना है तो आपको एक
ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाकर पूछना पड़ेगा कि क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं। तो वो अगर वो संस्था या ऑर्गेनाइजेशन आपको इजाज़त देती है कि हाँ आप इस पर्टिकुलर एरिया के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं तब, या यूज कर सकते हैं तब आप उसे छू सकते हैं, अदरवाइज़ आप छू नहीं सकते हैं। तो इसमें पर्टिकुलर टर्म क्या है, आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन याद रखना है। EEZ का फुल फॉर्म आपके क्लास 10th के एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं। तो कन्फर्म है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या करते हैं। देखिए रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, मतलब एक रीजन में पाया जाता है पर उसे यूज़ नहीं किया जाता है, यूज़ नहीं किया गया कह सकते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में क्या रिसोर्सेज पाए गए हैं मगर उसे यूज नहीं किए गए हैं। एग्ज़ाम्पल में हम लोग कह सकते हैं अपने वेस्टर्न पार्ट, अपना इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट होता है, गुजरात वाला एरिया आप कह सकते हैं या राजस्थान वाला एरिया कह सकते हैं आप, वहाँ पर क्या है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पाया जाता है। जैसे अपना भारत है, मान लीजिए ये भारत है, ये भारत का सपोज दैट मानिए ये भारत है, भारत का ये जो एरिया है ये राजस्थान और गुजरात वाला एरिया है। यहाँ पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पाई जाती है, विंड एनर्जी सोलर एनर्जी पाई जाती है, मगर वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, उसे हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से। तो वो किस में आएगा, पोटेंशियल रिसोर्सेज के तहत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके तहत आता है, पोटेंशियल रिसोर्सेज के तहत आता है। मतलब वहाँ पे उस एरिया में वो चीज़ें हैं, जैसे राजस्थान या गुजरात में सोलर एनर्जी विंड एनर्जी है मगर वो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या आएगा, पोटेंशियल रिसोर्सेज के तहत आता है। फिर हम लोग देखते हैं डेवलप रिसोर्सेज। डेवलप रिसोर्सेज क्या होते हैं, डेवलप रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम लोग सर्वे कर चुके हैं, यानी कि हम लोग उसे देख चुके हैं कि वहाँ पे है रिसोर्सेज, कितने क्वालिटी में है, मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, ख़राब है, ज़्यादा ख़राब है, क्वांटिटी के यानी कितने मात्रा में है। ठीक है, ये सब हम लोगों को पता चल चुका है। वो किस में आते हैं, डेवलप रिसोर्सेज के तहत आते हैं। ठीक है, और डेवलप रिसोर्सेज किस पे डिपेंड करते हैं, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। टोटली टेक्नोलॉजी मतलब कोई भी रिसोर्सेज आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, मगर इसमें समझ सकते हैं डेवलप रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी के तहत डिपेंड करते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी रहेगी तभी हम लोग किसी भी चीज़ का क्वांटिटी, क्वालिटी और सर्वे कर सकते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो चुकी है। फिर हम लोग देखते हैं स्टॉक। ठीक है, स्टॉक में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए हम लोग कह सकते हैं मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव दिस अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। मतलब हमें पता है कि इन्वायरमेंट में यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर मटेरियल है, मगर हम लोगों के पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है और हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो वो किसके तहत आएगा, स्टॉक रिसोर्सेज के तहत आएगा, या फिर हम उसे स्टॉक कह सकते हैं। स्टॉक मतलब क्या होता है, एक रखा हुआ, एक कहते हैं ना कि जैसे कि आपके पास स्टॉक में इतना आइटम है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के पास एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर मेटल उपलब्ध है, पर्टिकुलर मेटल क्या है, प्रेजेंट है, मगर हम लोग उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है, वाटर। वाटर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही तो मिलते बनता है, H2O। H2O जानते हैं ना, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही तो मिलके बनता है। तो हम लोगों के पास है, हम लोगों के पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, मगर हम लोगों के पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे बना पाएँ, यूज कर पाएँ। ठीक है, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक अलग, अगर हाइड्रोजन ले सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन एक अलग ले लें, मतलब एक सिंगल ले लें, तो वो क्या है, एनर्जी का बहुत ही अच्छा रिसोर्सेज है। हाइड्रोजन एक बहुत ही एनर्जी का रिसोर्सेज है, इसे हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं या कर सकते हैं। ठीक है,
बट हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के पास एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम लोग इसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, स्टॉक के तहत आ गया। फिर हम लोग देखते हैं रिज़र्व। रिज़र्व देखिए, ये भी किसका पार्ट होता है, ये भी पार्ट होता है आपका स्टॉक का ही पार्ट होता है। हम लोग जानते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया के रिसोर्सेज के बारे में कि इसे कैसे यूज करना है। ठीक है, हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया के मतलब एक एरिया हो गया, उस एरिया के रिसोर्सेज के बारे में हम लोग जानते हैं, कैसे यूज करना है ये भी जानते हैं, मगर हम लोग उसे उतनी अधिक क्वांटिटी में उपयोग या यूटिलाइज़ कर नहीं रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं ना, हम लोग उसको अपने हिसाब से मतलब हम लोग को जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग यूज उसे नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा, रिज़र्व रिसोर्सेज के तहत आएगा। ठीक है, रिज़र्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसके बारे में हम लोग को पता है ना, कि हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, मगर उसे हम लोग यूज उतना नहीं कर रहे हैं जितना हम लोगों की नीड है, तो वो रिज़र्व रिसोर्सेज के तहत आएगा। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपको पता ही है, वाटर डैम्स आपको पता ही है। ठीक है, ये सब के किसके तहत आते हैं, रिज़र्व रिसोर्स के तहत आते हैं। और इसे हम लोग फ्यूचर में अपने नीड के हिसाब से यूज कर सकते हैं। हम लोग अपने फ्यूचर में रिज़र्व रिसोर्सेज को अपने नीड के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली कहने का मतलब ये है कि रिज़र्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं कि जिसके बारे में हम लोग को पता है कि ये रिसोर्सेज हमारे पास इतने हैं, हम लोग के पास टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है, यानी है हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मगर इसे हम लोग पर्टिकुलर उतना ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, उसे हम लोग फ्यूचर के लिए रखे हुए हैं कि हम लोग इसे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं ज़रूरत पर। तो वो क्या आएंगे, रिज़र्व रिसोर्सेज के तहत आएंगे। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन के लिए, आपको पता ही है। और रिसोर्सेज क्या होते हैं, फ्री गिफ्ट होते हैं। कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो फ्री गिफ्ट होते हैं, जिसके पैसे तो लगते नहीं हैं, मगर इसका अगर हम लोग बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करें, कैसे यूज करें, इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब कहने का मतलब ये कि बिना भेदभाव हम लोग ऐसे यूज करें कि अरे अपना है नहीं, नेचर का दिया हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे यूज करते हैं तो वो क्या होगा, एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आने वाले समय में बहुत टाइप के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप कह सकते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के ग्रीड को फुलफ़िल कर सकते हैं, मगर सभी पर्सन के ग्रीड को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। मगर देखिए, जैसे कहने का मतलब एक इंसान की चाहत बहुत ज़्यादा है तो उसको मिल जाएगा तो फुल हो जाएगा ना, उसका ग्रीड फुल हो जाएगा, उसको कुछ चीज़ मिल गया तो फुल हो जाएगा। मगर हर इंसान का फुल हो सके, हर इंसान का पेट भर सके, उतना अपने पास रिसोर्सेज नहीं है। अब हर इंसान का ग्रीड, हर ह्यूमन का ग्रीड या लालच पूरा हो सके उतना रिसोर्सेज नहीं है। एक और चीज़ में हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट, कि रिसोर्सेज जो है हम लोगों को जितने, जैसे कि एक रिसोर्सेज है तो एक रिसोर्सेज को हम लोगों को हर तरफ बांटना चाहिए, हर इंसान के पास वो रिसोर्सेज पहुंचना चाहिए। अगर वो रिसोर्सेज हर इंसान के पास नहीं पहुंचा तो सोशियो इकोनॉमिकली क्या होगा, डिवाइडेशन उपलब्ध क्रिएट होने लगेगा। मतलब कि एक रिच पर्सन के पास एक रिसोर्सेज है और एक पुअर पर्सन के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या होगा, इसके में डिस्क्रिमिनेट हो रहा है ना। रिच पर्सन के पास है, पुअर पर्सन के पास नहीं है, तो पुअर पर्सन सोचेगा कि भैया वो तो हमसे बड़े हैं, उनके पास रिसोर्सेज है। तो क्या होगा, ये सोशल और इकोनॉमिकल क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट डेवलप होने लगेगा, जो बहुत ही भयानक स्थिति उत्पन्न कर देगा, बहुत ही डेंजर कंडीशन क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। फिर हम लोग देखते हैं बहुत ही ज़्यादा, अगर हम लोग रिसोर्सेज को बहुत ही बेकार तरीके से कह सकते हैं, बिना
सोचे समझे हम लोग यूज करने लगेंगे तो बहुत सारी क्राइसिस उत्पन्न हो सकती हैं, क्रिएट हो सकती हैं। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का वेस्ट बहुत ही ज़्यादा यूज करने लगते हैं तो क्या होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि अगर हमने किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को यूज करना शुरू कर दिया, रोज़ हमने उसे यूज करना शुरू कर दिया, यूज करना, तो आने वाले समय में वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो आपके ऊपर ख़त्म नहीं होगा तो क्या होगा, आपके ऊपर बहुत ही हानिकारक क्या होगा, प्रभाव उत्पन्न करने लगेगा, बहुत ही बेकार कंडीशन आपके शरीर के ऊपर, बहुत ही बेकार आपके लिए वो हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि कोई रिसोर्सेज है उसे हम लोग बहुत ज़्यादा फालतू यूज कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल को ले सकते हैं, तो उससे क्या होगा, ओजोन लेयर क्या होगा, घटने लगेगा, पॉल्यूशन होगा, लैंड क्या होगा, डिग्रेड होगा, लैंड खराब होगा, और बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती हैं इंसान को रिसोर्सेज के अनावश्यक अनवांटेड यूज से। ठीक है, तो रिसोर्सेज को हम लोग एक लिमिट में यूज करना चाहिए। और इसमें सेकंड बात क्या है, रिसोर्सेज को हम लोग को क्या करना चाहिए, इक्वल डिवाइड करना चाहिए, जो कि हम लोग बता चुके हैं, पुअर के पास भी होना चाहिए और रिच के पास भी होना चाहिए। इससे ग्लोबल पीस आता है। क्या आता है, ग्लोबल पीस, यानी विश्व में क्या आती है, शांति आती है। मगर अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग इधर भी देख रहे हैं कि रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर पर्सन के पास पैसे होने के कारण क्या है, प्रेजेंट हैं, उपलब्ध हैं, और एक गरीब के पास क्या है, उपलब्ध नहीं है। आप कह सकते हैं कि एक गरीब इंसान की तबीयत खराब होती है तो वो क्या जाएगा, एक झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, या फिर ऐसे डॉक्टर के पास पहुंच जाता है जो बहुत ही कम पैसे में इलाज कर दे, मगर एक अच्छे डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हो सकती है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, पैसे के कारण उसकी डेथ भी हो जाती है। मगर एक पुअर पर्सन एक रिच पर्सन के पास पैसे हैं तो वो पहुंच जाते हैं अच्छे हॉस्पिटल में, उनका इलाज एक अच्छे तरीके से हो जाता है। तो ये हम लोगों को करने से बचाना है। हम लोग फिर आगे देखते हैं। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज प्लानिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हम लोग रिसोर्सेज प्लानिंग करना चाहिए। यही सब प्रॉब्लम के कारण हम लोग को रिसोर्सेज प्लानिंग करना चाहिए, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है कि अगर हमारे पास 1 रुपये है, एग्जाम्पल में 1 रुपये है, तो हम लोगों को 1 रुपये को ऐसा यूज करना चाहिए कि वो फ्यूचर में हमारे पास 1 रुपया दोबारा आ भी जाए हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, और हमारा काम भी हो जाए। ये क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो मिनरल्स, जो ओर्स, जो मेटल्स या जो भी रिसोर्सेज हैं उसका हम लोग ऐसे यूज करें जिससे वो ख़त्म भी ना हो और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए भी प्रेजेंट हो, कि हमारे पापा ये छोड़ के गए हैं या हमारे पेरेंट्स ये छोड़कर गए हैं हमारे लिए। ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत आता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं, देखिए 1992 में 100 स्टेट है ना, 100 देश कह सकते हैं, 100 स्टेट कह सकते हैं आप, 100 स्टेट। ठीक है, कहाँ पर, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक शहर है, ब्राज़ील का एक रियो डी जेनेरियो एक शहर है, वहाँ पर 1992 में 100 स्टेट ने भाग लिया था। इसको हम लोग फर्स्ट इंटरनेशनल समिट भी कहते हैं, फर्स्ट इंटरनेशनल समिट भी हम लोग कहते हैं। और दिस समिट वाज कन्वेंट, देखिए पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्या हुआ था, सबमिट हुआ था। हम लोग मीटिंग करते हैं, मतलब एक समझ लीजिए कि एक मीटिंग हुई थी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कहाँ पर, 1992 में 100 स्टेट ने भाग लिया था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में भाग लिया था। इसे हम लोग फर्स्ट अर्थ समिट भी कहते हैं, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट भी कहते हैं। तो इसका एजेंडा क्या था, मतलब इसको किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। किस लेवल पर, कंट्री लेवल पर नहीं, ग्लोबल लेवल पर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ग्लोबल लेवल तक पर।
ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, देखिए, द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए भी इसे लिया गया था, ठीक है। द रियो कन्वेंशन इन द ग्लोबल फंड, देखिए इसमें एक एजेंडा 21 भी साइन किया गया था। नॉर्मली एजेंडा 21 का मतलब क्या था, 21st सेंचुरी तक हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाना था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोगों को 21st सेंचुरी तक हम लोगों को पाना है। ये एजेंडा 21 का क्या है, पर्पस है। ये कहाँ हुआ था, तो 1992 में 100 स्टेट ने भाग लिया था। फर्स्ट इंटरनेशनल समिट भी इसे कहा जाता है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो कन्फर्म है। फिर हम लोग देखते हैं एजेंडा 21 क्या है। इसको कहाँ तक, देखिए इसको 1992 में साइन किया गया था एजेंडा 21 को, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसका UNCED शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, ये भी रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसका गोल था सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पर। कहाँ पर, ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका क्या था, एजेंडा था। इसे हम लोग एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कुछ और चीज़ों पर ध्यान दिया गया था, जैसे एनवायरमेंटल डैमेज को कम करना, पॉवर्टी को कम करना, डिजीज़ कम करना, और ग्लोबल लेवल पर कोऑपरेशन करना। मतलब ग्लोबल लेवल पर यानी विश्व स्तर पर, एक देश के स्तर पर नहीं, विश्व स्तर पर चीज़ों को मिलकर या प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करना, ठीक है। ये इसका क्या था, एजेंडा था। और इसे हम लोग एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक चीज़ और देखा गया था कि हर कंट्री को अपना एक एजेंडा 21 बनाना होगा। जैसे एक कंट्री ये हो गई, एक कंट्री हो गई, हर कंट्री को अपना एजेंडा 21 बनाना पड़ेगा। और उसमें उस एजेंडा 21 में उसके देश में कि जो प्रॉब्लम हुई हैं इन्वायरमेंटल को लेकर, पॉवर्टी को लेकर, उसको सॉल्व करना होगा। ये भी बात इसमें कही गई थी। फिर हम लोग देखते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग। देखिए रिसोर्सेज प्लानिंग हम लोग करते क्यों हैं, या फिर कोई भी प्लानिंग हम लोग करते क्यों हैं। हम लोग प्लानिंग इसलिए करते हैं कि हम लोगों के पास जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज हमारे पास बचे भी रहें और हमारे यूज में भी आ जाएं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, उस रिसोर्सेज को भी हम लोग पहुंचा सकें, ठीक है। तो इसको हम लोग रिसोर्सेज प्लानिंग के तहत कहते हैं। जैसे कुछ रीजन में, कुछ पर्टिकुलर एरिया में कुछ मेटल्स या कुछ रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, मगर कुछ चीज़ों का वहाँ पे कमी होती है। जैसे एक राज्य में, भारत के एक राज्य में, एक स्टेट में आप लोग ले सकते हैं कि वहाँ पर जैसे गुजरात में सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी है, तो वहाँ पर हो सकता है कि पानी का अभाव हो, वहाँ पे पानी की कमी हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, वहाँ पे पॉवर्टी हो। तो सिर्फ वहाँ पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी होने से काम तो नहीं ना होगा, वहाँ पे और भी चीज़ें तो चाहिए लाइफ सर्वाइव करने के लिए। इसलिए हम लोगों को वहाँ पर चीज़ें वो सारी पहुँच जाएं जिस चीज़ों की ज़रूरत है, और जो चीज़ें वहाँ पर एक्स्ट्रा हैं उस चीज़ों का हम लोग क्या करें, यूटिलाइज़ कर पाएँ। इसलिए हम लोग को रिसोर्सेज प्लानिंग करना पड़ता है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसी को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग भी कहते हैं। तो बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर कोई मेटल उपलब्ध है या कोई रिसोर्सेज उपलब्ध है, तो उसे हम लोग किसी और स्टेट तक कैसे पहुंचाएं, और अगर उस स्टेट में किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ का लैक है, तो उस स्टेट में हम लोग उस चीज़ को पहुंचा दें। ये कही रहेगा अपना, दिस इज़ कॉल्ड फॉर द बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग, ठीक है। एट नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पर भी, यानी राज्य स्टेट स्तर पर भी और कंट्री के स्तर पर भी हम लोग इसे करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं
रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया के बारे में हम लोग देखते हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया हम लोग कैसे, मतलब प्लानिंग रिसोर्सेज का प्लान जो है हम लोग इंडिया में कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, सबको पता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसके 3 कंडीशन बताए गए हैं रिसोर्सेज प्लानिंग के तहत। हम लोगों को रिसोर्सेज प्लानिंग अगर करना होगा इंडिया में तो हम लोगों को 3 पर्टिकुलर चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, 3 रूल को फॉलो करना पड़ेगा। पहला, मटेरियल या फिर रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, इन्वेंटरी करना पड़ेगा, ठीक है, सर्वे करना पड़ेगा, मैपिंग करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन और मेजरमेंट करना पड़ेगा। नॉर्मली कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिफिकेशन यानी पाना, हम लोग को देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में कौन से रिसोर्सेज हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, अच्छे मात्रा में है, ख़राब मात्रा में है, क्वालिटी है, कैसी क्वालिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वहाँ का हम लोगों को मैप तैयार करना पड़ेगा। ये हम लोग का पहले रिसोर्सेज प्लानिंग इंडिया के रूल के फर्स्ट लॉ के तहत आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड में हम लोग देखते हैं हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्लानिंग करना। हम लोगों ने इतना सब देख लिया कि मतलब इतना मैप बना लिया, सर्वे कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया है ना, क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में हम लोग जान गए, तो हम लोगों को प्लानिंग करना पड़ेगा। पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी होगी तब ना हम लोग रिसोर्सेज का यूज करेंगे। हम लोग के पास रिसोर्सेज हैं, हम लोग के पास रिसोर्सेज आज से नहीं हैं, हम लोग के पास चालकोलिथिक से ही भी हैं, हम लोग के पास रिसोर्सेज बहुत ही पहले से हैं। जब ह्यूमन सीधे चल भी नहीं सकता था तब से हम लोग के पास रिसोर्सेज हैं, मगर हम लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम लोग के पास स्किल नहीं था, इसलिए हम लोग रिसोर्सेज को क्या करते थे, यूज नहीं कर पाते थे। तो सेकंड में हम लोग को क्या दिया गया, हम लोग पहले क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कि ऐसे हम लोग को यूज करना है। टेक्नोलॉजी देखेंगे क्या क्या किस टेक्नोलॉजी का यूज होगा। स्किल डेवलपमेंट करेंगे, अगर ह्यूमन के पास स्किल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को बुलाएंगे। ये क्या आएगा अपना रिसोर्सेज प्लानिंग के सेकेंड लॉ के तहत आ जाता है। थर्ड में हम लोग देखते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में, थर्ड में हम लोग को देखते हैं क्या थर्ड में क्या दिया है। थर्ड में ये दिया है कि पर्टिकुलर कंट्री में, थर्ड में दिया है कि पर्टिकुलर कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज को देखते तहत वहाँ का जो हेड है वो प्लान बनाए। जैसे कि अपने मन का नहीं कोई प्लानिंग बना दे कि भैया यहाँ से इतना रिसोर्सेज है तो तुम लोग फटाक से यूज कर लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। नहीं, अगर भारत के प्रधानमंत्री हैं तो रिसोर्सेज को देखते देखते हुए ही प्लान बनाएंगे आगे के लिए। ऐसा नहीं है कि अपने मन से उन्होंने बोल दिया कि नहीं ऐसा वैसा कैसा कैसा कि ये रिसोर्सेज है तुम लोग इतना यूज कर लो। वो रिसोर्सेज का 2 सर्वे हो चुका है जो हमने आपको बता दिया है, पहला और दूसरा हमने बता दिया है। उसको देखते हुए वो प्लान बनाएंगे कि इस रिसोर्सेज को इतना यूज करना है, इतना यूज नहीं करना है, ताकि फ्यूचर के लिए भी बचा रहे। फिर हम लोग देखते हैं कि इंडिया में रिसोर्सेज के तहत रिसोर्सेज को पाने के लिए, अचीव करने के लिए कुछ प्लान्स लाए गए थे जिसे हम लोग 5 ईयर प्लान कहते थे। भारत आज़ाद होने के तहत, आपको पता ही है भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो अपने भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए, उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 1951 में लॉन्च किया था। इसका वर्क क्या था, एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर इसका क्या कहा जाता था, एजेंडा रखा जाता था, पर्टिकुलर पर्पस रखा जाता था कि इस एरिया में हम लोग को इतना डेवलपमेंट करना है। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान या फिर जितने भी 5 ईयर प्लान आए हैं उतने 5 ईयर प्लान का एक पर्टिकुलर एरिया होता था, कि बाकी सभी एरिया होता था मगर एक खास पर्पस होता था कि इस एरिया में हम लोगों को इतना वर्क करना है, इतना डेवलपमेंट करना है, इतने % हम लोगों को गोल करना है। ये 5 ईयर प्लान के तहत आता है, यानी 5 साल के प्लान के तहत आता था। और चाइना में हमारे तो 2014 में यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, मगर चाइना में तो अभी भी चलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ द डेवलपमेंट एनी रीजन। रिसोर्सेज क्या है, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, उपयोगी है।
रिसोर्सेज रहेंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, डेवलप कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम लोग डेवलपमेंट हम लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हम लोग डेवलपमेंट इतना कर नहीं सकते हैं। ठीक है। और डेवलपमेंट के लिए हम लोग को टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा। और अपने भारत में बहुत सारे रीजन हैं हम लोग के भारत में जो रिसोर्सेज में रिच हैं। रिसोर्सेज में क्या है? रिच हैं, धनी हैं। ठीक है। मगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। वहाँ पे रिसोर्सेज हैं मगर वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, वहाँ पे अच्छी इनकम नहीं हो पा रही है, वहाँ का पर्टिकुलर एरिया इकोनॉमिक कंडीशन के कारण ग्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ एरिया में रिसोर्सेज कम है मगर वो क्या है? इकोनॉमिकली डेवलप हैं। कहने का मतलब ये है कि रिसोर्सेज प्लानिंग हम लोग को इसीलिए करना चाहिए क्योंकि कुछ एरिया में रिसोर्सेज हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, कुछ जगह पे इकोनॉमिक कंडीशन सही है तो रिसोर्सेज नहीं है। इसलिए हम लोग को रिसोर्सेज प्लानिंग करना चाहिए क्योंकि बैलेंस बना रहे। इसी को ना कहते हैं बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग। क्या कहते हैं? बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग, इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि रिसोर्सेज क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। आपको भी पता है ना? ठीक है। मगर इरेशनल कंजप्शन, बहुत ही ज़्यादा उपयोग, बहुत ही ज़्यादा अनचाहा अनवांटेड यूज़, मतलब गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी रुकी हुई है, रेड लाइट जल रहा है, गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी बंद नहीं की है, गाड़ी चल रही है, कहा है कि भैया पापा हमारे भरवा देंगे पेट्रोल, हमको किस चीज़ की प्रॉब्लम है। मगर पापा पेट्रोल तभी ना भरवा पाएंगे कि जब पेट्रोल अर्थ पर रहेगा, अदरवाइज़ पापा पैसा लेके क्या करेंगे। तो ये क्या हो गया? इरेशनल कंजप्शन के तहत आ गया, बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइजेशन के तहत आ गया, जिससे क्या होता है? सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना पड़ेगा। रिसोर्सेज का क्या करना पड़ेगा? संरक्षण करना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा, लिमिट में यूज करना पड़ेगा। ठीक है। ये क्या है? एक बहुत बड़ी चिंता है, बहुत बड़ा कंसर्न है भारत के लिए भी, हर कंट्री के लिए भी, कि बहुत ही ज़्यादा इसका यूज हो रहा है और इसे हम लोगों को क्या करना है? बचाना है। इसके बारे में कुछ गांधी जी के पर्टिकुलर कोट्स हैं जो गांधी जी ने कहा था, इसको हम लोग देखते हैं कि देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। मतलब रिसोर्सेज जो हैं भारत में, क्या कहा है उन्होंने? सोचिए क्या उन्होंने कहा रिसोर्सेज के बारे में, कि जो रिसोर्सेज हैं वो एक पर्टिकुलर इंसान के नीड को पूरा कर सकते हैं, एक कम्युनिटी के नीड को पूरा कर सकते हैं, मगर किसी के ग्रीड को नहीं, किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकते। ये किन्होंने कहा? ये गांधी जी ने कहा था। तो सेल्फिश मत बनिए, ग्रीडी मत बनिए, सोशल के बारे में, समाज के बारे में सोचिए। ठीक है। और आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए? टेक्नोलॉजी भी हो गए हैं, तो लोग उतना सोचते भी नहीं हैं, मगर हम लोगों को ये सब सोचना पड़ेगा, तभी जाके ग्लोबल लेवल पर क्या होगा? पीस क्रिएट होगा। ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इंटरनेशनल लेवल पर क्लब ऑफ रोम ने पहली बार 1968 में क्या किया था? एडवोकेट किया था। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर क्लब ऑफ रोम ने रिसोर्सेज कंजर्वेशन का क्या किया था? एडवोकेटिंग किया था। ठीक है। क्या किया था? एडवोकेटिंग किया था। फर्स्ट टाइम मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। ठीक है। फिर 97 कब किया था? 1968 में। फिर 1974 में स्मोचर ने अपनी पुस्तक में स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में क्या किया था?
रिसोर्सेज कंजर्वेशन की बात की थी। किसके तहत? गांधी जी की बातों के तहत। गांधी जी ने क्या कहा था आपको पता है ना, अभी हमने बताया। तो स्मूचर ने भी अपनी पुस्तक को उनके संदर्भ में उनकी बातों को लेकर कुछ चीज़ें लिखी थीं, जिस पुस्तक का नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है। फिर उसके बाद 1987 में क्या आता है? ब्रूटलैंड कमीशन आता है। ब्रूटलैंड कमीशन, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की होती है। क्या होती है? रिपोर्ट पब्लिश की होती है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या होती है? एडवोकेटिंग की गई होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की हुई होती है। किसकी बात की हुई होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की हुई होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आवर कॉमन फ्यूचर में, ठीक है, फिर आवर कॉमन फ्यूचर में 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक पुस्तक और लिखी गई थी। एक आवर कॉमन फ्यूचर नाम की पुस्तक रियो डी जेनेरियो में 1992 में और लिखी गई थी। उसमें भी इसी बात को आगे बढ़ाया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया गया था। फिर हम लोग देखते हैं लैंड रिसोर्सेज में, हम लोग देखते हैं, हम लोग लैंड पे रहते हैं, सबको पता है। हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी लैंड पे करते हैं, डिफरेंट तरीके से लैंड को यूज करते हैं। लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है, सबको पता है। ये यहाँ पे वेजिटेशन होता है, वाइल्ड लाइफ रहती है, ह्यूमन लाइफ रहती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। ये सब क्या होता है? लैंड पे ही तो होता है। और कहाँ होता है? लैंड पे ही ना होता है। ये सब कहाँ आप लोग रहते हैं? लैंड पे ही रहते हैं। वाइल्ड लाइफ लैंड पे रहती है, हम लोग लैंड पे रहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है लैंड पर, ट्रांसपोर्ट होता है लैंड पर, कम्युनिकेशन होता है। तो लैंड आपको पता है एक फाइनाइट है, एक सीमित क्या है? रिसोर्सेज है। लैंड एक सीमित रिसोर्सेज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। लैंड क्या है? एक सीमित रिसोर्सेज है, फाइनाइट रिसोर्सेज है। 27%। प्लेन्स देखिए, मैदान कितने हैं? प्लेन्स कितने हैं? 43%। 43% प्लेन है। माउंटेन कितना है? 30% है। प्लेटू कितना है? 27% है। प्लेन क्या होते हैं? प्लेन क्या होते हैं? प्लेन हम आप लोग को बता देते हैं क्या होते हैं। जो थोड़ा मोड़ा उबड़ खाबड़ एरिया हो, हल्का फुल्का, या फिर समतल मैदान हो, वो प्लेन के तहत आता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, यहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे से उगते हैं। माउंटेन आपको पता ही है, पहाड़ों के बारे में। प्लेटू वो होता है जिसका टेबल लाइक स्ट्रक्चर हो, वो प्लेटू के तहत आता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको इसी तरह अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।